कक्षा 11 जीव विज्ञान की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम जंतु जगत के बारे में आपको पढ़ाया जा रहा था, जिसमें आपको जंतुओं के प्रमुख लक्षण एवं उनके वर्गीकरण के बारे में पढ़ना है। प्राणी जगत के वर्गीकरण का आधार आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, जिसमें हमने आपको समझाया था कि प्राणियों में शारीरिक संरचना एवं आकार में भिन्नता होते हुए भी उनमें अनेक समानताएं पाई जाती हैं, जैसे कि कोशिका व्यवस्था, शारीरिक सममिति, प्रगुहा की प्रकृति, पाचन तंत्र, परिसंचरण तंत्र और जनन तंत्र में आधारभूत समानताएं पाई जाती हैं। इन्हीं समानताओं के आधार पर प्राणियों का वर्गीकरण किया गया है या इन्हीं समानताओं का आधार मान करके प्राणियों को वर्गीकृत किया गया है। जैसा कि आपको पिछले वीडियो के माध्यम से हमने बताया था, कुल मिलाकर के 11 संघ पढ़ने हैं, जिसमें नंबर 1 पोरीफेरा, जिसमें स्पंजेस रखे गए हैं। दूसरा फाइलम निडेरिया या सिलेंटेटा के नाम से जाना जाता है, जिसमें हाइड्रा जैसे प्राणी को पढ़ना है। तीसरा फाइलम टीनोफोरा, चौथा प्लेटीहेल्मिन्थीज, पांचवा एस्केहेल्मिन्थीज, छठवां एनिलिडा, सातवां आर्थ्रोपोडा, आठवां फाइलम मोलस्का, नवां फाइलम इकाइनोडर्मेटा, 10वां फाइलम हेमिकार्डेटा और 11वां फाइलम कार्डेटा। इन्हीं फाइलम को किस प्रकार से एक के बाद एक व्यवस्थित किया गया है, जिस सीक्वेंस में हमने फाइलम के नाम लिए हैं, इसी सीक्वेंस में आपको इन फाइलम को याद रखना है। वर्गीकरण का आधार सबसे पहला हमने लिया था संगठन के स्तर, जिसके बारे में आपको पढ़ाया जा चुका है। शारीरिक संगठन, और इसमें हमने आपको बताया था किस संघ के प्राणियों में किस प्रकार का शारीरिक संगठन होता है, जिसमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कोशिकीय स्तर का संगठन फाइलम पोरीफेरा में बताया था। सिलेंट्रेटा और टीनोफेरा में शारीरिक संगठन ऊतक स्तर या टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन बताया था। प्लेटीहेल्मिन्थीज और एस्केहेल्मिन्थीज के प्राणियों में शारीरिक संगठन अंग स्तर या ऑर्गन लेवल का होता है। इसी प्रकार से एनिलिडा से कार्डेटा तक जितने भी प्राणी हैं, उन प्राणियों का शारीरिक संगठन अंग तंत्र स्तर का या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। यहाँ तक आपको बताया था। फिर सिमेट्री के बारे में बताया था, किस प्रकार से प्राणियों में 3 प्रकार की सममिति बताई गई थी, जिसमें पहला बताया था असममित या एसिमेट्री, और इसमें बताया था कि इस प्रकार के जंतुओं के शरीर को किसी भी तल से 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसा कि अधिकांश स्पंजों का शरीर शाखित और अनियमित होने के कारण असममित होता है। आप अपनी स्क्रीन पर एसिमेट्रिकल ब्रैकेट में लिखा हुआ स्पंज, जो कि फाइलम पोरीफेरा के प्राणी होते हैं, ये लिखा हुआ है एसिमेट्रिकल मीन्स असममित होते हैं, अर्थात इनके शरीर को किसी भी तल से 2 समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता। जैसा कि आप इनकी बनावट देख रहे हैं, ऐसी बनावट होती है कि इन्हें किसी भी तल से 2 समान भागों में हम बांट नहीं सकते। दूसरा डायग्राम आप देख रहे हैं रेडियल सिमेट्री का, अरीय सममिति का, और इसमें बताया था कि अरीय सममित वाले जंतुओं के अंग शरीर के केंद्रीय अक्ष के चारों ओर त्रिज्याओं पर स्थित होते हैं,
अतः इनके शरीर को यदि एक से अधिक व्यासों पर काटा जाए तो कटे हुए भाग संरचना एवं अंग विन्यास में समान होते हैं। जैसे इसमें हमने आपको एग्जाम्पल बताया था निडेरिया सिलेंटेटा, जिसको कहा जाता है हाइड्रा, या और कुछ सिलेंटेट्स हैं जिनमें इस प्रकार की सिमेट्री पाई जाती है। इसके अलावा स्टारफिश सितारा मछली जो कि काइनोडर्मेटा की है, सी एनीमोन, इसमें भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तीसरा, नीचे की तरफ आप दो डायग्राम देख रहे हैं जिसमें द्विपार्श्व सममित सिमेट्री पाई जा रही है, बाइलेटरल सिमेट्री। और इसमें आपको बताया गया है कि इस प्रकार के जंतुओं के शरीर को ठीक बीचों बीच काटने पर बने दोनों अर्धांश समान होते हैं। इनके शरीर में अधिकांश अंग जोड़ीदार होते हैं, पेयर्स में होते हैं। ये शरीर के मध्य अक्ष के दोनों ओर दाएं बाएं व्यवस्थित होते हैं। अधिकांश विकसित जंतुओं में इकाइनोडर्मेटा को छोड़कर द्विपार्श्व सममित ही पाई जाती है। तो बाइलेटरल सिमेट्री में आप देख सकते हैं कि एक स्कॉर्पियन या बिच्छू का डायग्राम बना है और दूसरा मनुष्य का बना है। इनको हम देखिए किस तरह से दो बराबर समान हिस्सों में काट सकते हैं, अर्थात शरीर को ठीक बीचों बीच काटने पर बने हुए दोनों अर्धांश समान होते हैं। यहाँ तक आपको बताया जा चुका है। और अगला जो वर्गीकरण का आधार है वह है त्रिस्तरीय या द्विस्तरीय एवं त्रिस्तरीय संगठन क्या होता है, इसको भी जानना आवश्यक है। डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल क्या होते हैं, इनके बारे में आप समझ लीजिए। ट्रिप्लोब्लास्टिक या डिप्लोब्लास्टिक दोनों को समझना है। पहले डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक और फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक या त्रिकोरिक संगठन क्या होता है। जिन प्राणियों में कोशिकाएं दो भ्रूणीय स्तरों में व्यवस्थित होती हैं, जैसे कि बाह्य एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा तथा आंतरिक इंडोडर्म या अंतः त्वचा में विभाजित हों, तो ऐसे प्राणियों को हम डिप्लोब्लास्टिक या द्विकोरिक प्राणी कहते हैं। जैसे फाइलम पोरीफेरा और सिलेंटेटा डिप्लोब्लास्टिक प्राणी होते हैं। वे प्राणी जिनके विकसित भ्रूण में एक तीसरा भ्रूणीय स्तर मीजोडर्म भी पाया जाता है, उन्हें हम त्रिकोरिक या ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। और इसका एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थीस से लेकर कार्डेट संघ तक के प्राणियों में इसी प्रकार का बॉडी ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। एक बार आप डायग्राम स्क्रीन पर दाहिनी तरफ आप देख सकते हैं। डायग्राम में स्पष्ट है कि इस प्रकार से पहला डायग्राम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन का है, जिसमें आप देख सकते हैं बाहरी लेयर एक्टोडर्म है, सबसे अंदर की तरफ इंडोडर्म है और बीच में मीसोग्लिया उपस्थित है। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन देख सकते हैं, जिसमें बाहरी परत एक्टोडर्म है, अंदर की तरफ इंडोडर्म है और बीच में मीजोडर्म की कोशिकाएं उपस्थित हैं। ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें 3 स्तर स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहे हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। जबकि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में बीच का स्तर मीजोडर्म न होकर के मीसोग्लिया होता है, जो कि एसेलुलर लेयर होती है। जितने भी रेडियल सिमेट्री वाले अरी जंतुओं में जो देहभित्ति होती है वह केवल 2 स्तरों एक्टोडर्म और इंडोडर्म से ही बनी होती है। 2 ही स्तर होते हैं, इसलिए इन्हें हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल के नाम से जानते हैं। पोरीफेरा के भ्रूण एवं सिलेंट्रेट्स में एक्टोडर्म और एंडोडर्म 2 स्तर होते हैं, जबकि बाइलेटरलिया में मीजोडर्म भी पाई जाती है। जब मीजोडर्म भी उपस्थित हो तब इस प्रकार के
ऑर्गेनाइजेशन को हम ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं और ऐसे जंतुओं को ट्रिप्लोब्लास्टिक जंतु के नाम से जाना जाता है। प्लेटिहेल्मिन्थीज से लेकर कार्डेट तक के सभी प्राणियों के भ्रूणी अवस्था में 3 स्तर स्पष्ट दिखाई पड़ते हैं, एक्टोडर्म, इंडोडर्म और मीजोडर्म, जैसा कि आप स्क्रीन पर बने हुए डायग्राम से भी कंफर्म कर सकते हैं। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन के आधार पर प्राणियों को डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में भी बांटा जा सकता है। इसके पश्चात अगला जो क्लासिफिकेशन का आधार बनता है वह है सीलोम का पाया जाना। सीलोम को हम लोग बॉडी कैविटी या देह गुहा के नाम से जानते हैं। एक नली के अंदर दूसरी नली के आयोजन वाले जंतुओं में देहभित्ति या बॉडी वॉल तथा आहार नाल के बीच द्रव से भरी एक बॉडी कैविटी या देह गुहा होती है। इसी देह गुहा को हम सीलोम के नाम से जानते हैं। वास्तविक सीलोम या ट्रू सीलोम भी कहते हैं। इसमें अन्य सभी आंतरिक अंग स्थित होते हैं। सीलोम भ्रूणी परिवर्धन के समय मीजोडर्म के स्प्लिटिंग से बनती है, इसके बंट जाने से बनती है। सीलोम शरीर को लचीलापन प्रदान करती है तथा उसमें स्थित अंगों की बाहरी झटकों से रक्षा करती है। सीलोम की प्रकृति के आधार पर जंतुओं को 3 तरह से बांटा जा सकता है। इन्हीं तीनों को आपको समझना है। पहला है आगुहिक या एसीलोमेट। इसके अंतर्गत पोरीफेरा, सीलेंटेटा, प्लेटिहेल्मिन्थीज ऐसे प्राणी आते हैं जिनमें देह गुहा नहीं पाई जाती है। इन जंतुओं को हम एसीलोमेट या आगुहिक प्राणी कहते हैं। स्पंज की गुहा को स्पंज गुहा या स्पांजोसील तथा सीलेंटेट जंतुओं की गुहा को सीलेंट्रॉन कहा जाता है, जबकि चपटे कृमियों में देहभित्ति और आहार नाल के बीच पेरेन्काइमा नामक संयोजी ऊतक भरा होता है। तो शरीर भित्ति और आहार नाल के बीच में गुहा की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति वर्गीकरण का एक अत्यंत महत्वपूर्ण आधार बनता है। मीजोडर्म से आच्छादित शरीर गुहा को देह गुहा या प्रगुहा या इंग्लिश में सीलोम कहा जाता है तथा जिसमें सीलोम उपस्थित होती है ऐसे प्राणी को प्रगुही प्राणी या सिलोमेटिक एनिमल कहा जाता है। एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, कार्डेटा तथा हेमिकार्डेटा के कुछ प्राणियों में यह गुहा मीजोडर्म से आच्छादित नहीं होती है, बल्कि मध्य त्वचा या मीजोडर्म बाह्य त्वचा एवं अंतः त्वचा के बीच बिखरी हुई थैली के रूप में पाई जाती है। तब इन्हें हम सीडोसीलोमेट्स या कूट गुहिक प्राणी कहते हैं, जैसे कि एस्केहेल्मिन्थीज में। जिन प्राणियों में शरीर गुहा नहीं पाई जाती है उन्हें एसीलोमेट के नाम से जाना जाता है, जैसे कि प्लेटिहेल्मिन्थीज। तो सीडोसीलोमेट में आपने जाना कि कुछ जंतुओं में उनकी बॉडी वॉल तथा आहार नाल के बीच एक सीडोसील या कूट गुहा होती है जो भ्रूण की ब्लास्टोसील से विकसित होती है तथा इस पर मीजोडर्म का स्तर नहीं होता। इस प्रकार की गुहा को सीडोसीलोम तथा ऐसे जंतुओं को सीडोसीलोमेट के नाम से जाना जाता है। सीलोमेट में आपने देखा कि जिन जंतुओं में वास्तविक सीलोम होता है उन्हें सीलोमेट कहा जाता है। इनकी देह भित्ति एक आहार नाल के बीच की गुहा मीजोडर्म से विकसित होती है। वास्तविक सीलोम एनिलेट्स, इकाइनोडर्म्स और कार्डेट्स में पाई जाती है। कुछ जंतुओं को यू सीलोमेट या इन जंतुओं को यू सीलोमेट के नाम से जाना जाता है। यू मीन्स होता है गुड, अच्छी तरह से विकसित प्राणी। इसके भी डायग्राम को आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर स्पष्ट रूप से। ये नीचे की तरफ ये आप देख सकते हैं कि पहला वाला डायग्राम एसीलोमेट का है, जिसके अंतर्गत चपटे कृमि
या फ्लैट वर्म आते हैं, जिसमें एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है और बीच में डाइजेस्टिव कैविटी बनी हुई है। दूसरा डायग्राम सीरोसिलोमेट का है, जिसमें राउंड्स वर्म आते हैं। इसमें आप देख सकते हैं एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है, इसके बीच में सीडोसिलोम उपस्थित है। और तीसरा डायग्राम आप देख सकते हैं बना हुआ है, इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें एक्टोडर्म है, मीजोडर्म है, इंडोडर्म है और बीच में वेल डेवलप्ड सीलोम है। तो सीलोमेट एनिमल्स में मोलस्का, एनेलेट्स, आर्थ्रोपोड्स, इकाइनोडर्मेट्स और कार्डेट्स प्राणी आते हैं, जिसे आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा किस तरह से प्राणियों को 3 भागों में बांट दिया गया है। और ये तीनों भाग, पहला एसिलोमेट, दूसरा सिलोमेट और तीसरा स्यूडोसिलोमेट है। एसिलोमेट का मतलब आगुहिक प्राणी, सीडोसिलोमेट का मतलब कूटगुही प्राणी और सिलोमेट का मतलब जिसमें वेल डेवलप्ड सीलोम होता है। यह भी वर्गीकरण का एक महत्वपूर्ण आधार बनता है, जिसके आधार पर प्राणियों को बांटा गया है। अगला वर्गीकरण का आधार है सेगमेंटेशन या खंडीभवन। कुछ प्राणियों में शरीर बाह्य और आंतरिक दोनों ओर श्रेणीबद्ध खंडों में विभाजित होता है, जिनमें से कुछ एक अंगों की क्रमिक पुनरावृत्ति होती है। इस प्रक्रिया को खंडीभवन कहते हैं। जैसे आप सभी ने देखा होगा, केंचुए में शरीर का विखंडी खंडीभवन या मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है और यह स्थिति मेटामेरिज्म या विखंडावस्था के नाम से जानी जाती है। इस तरह से आप सभी ने देखा होगा कि कई सारे ऐसे जीव हैं जिनका शरीर अनेक इकाइयों में बटा रहता है और ये सभी इकाइयाँ बाहर तथा अंदर से पूर्णतः एक दूसरे से अलग किंतु संरचना एवं कार्यों में समान होती है। इन्हीं इकाइयों को हम खंड या सेगमेंट्स या विखंड या मेटामर्स के नाम से जानते हैं। इस प्रकार के खंडों में बंटने के गुण को विखंडन या विखंडी भवन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन या फिर मेटामेरिज्म के नाम से जाना जाता है। ये विखंड कुछ कार्य संयुक्त रूप से तथा कुछ अलग अलग विशिष्ट रूप से करते हैं। इसी के आधार पर जंतुओं को बांट दिया गया है। पहले ऐसे जंतु हैं जो अखंडी हैं, अनसेगमेंटेड हैं, जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा। गोल कृमि का शरीर खंडों में नहीं बटा होता है, तब इन्हें अखंडीय कहते हैं, अनसेगमेंटेड बोला जाता है। और दूसरे होते हैं नॉन मेटामेरिक। इसके अंतर्गत प्लेटिहेल्मिन्थीज के प्राणी, इनके शरीर के अगले सिरे पर नए खंड जुड़ते रहते हैं तथा सभी खंड एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं। ये अलग अलग आयु के होते हैं। इस प्रकार के विखंडन को नॉन मेटामेरिक विखंडन, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहा जाता है। और तीसरे होते हैं मेटामेरिक सेगमेंटेशन या मेटामेरिक विखंडन। यह एनिलिडा और आर्थ्रोपोडा के जंतुओं में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसमें शरीर के सभी खंड एक साथ बनते हैं और एक ही आयु के होते हैं। सभी खंड मिलकर एक जीव बनाते हैं। कीटों में विभिन्न खंड मिलकर सिर, वक्ष और उदर का निर्माण करते हैं। खंडीभवन से लाभ होता है, जैसे कि आप केंचुए में देखा होगा कि खंडीभवन होने से, विखंडन होने से इन्हें चलने में सहायता मिलती है। आर्थ्रोपोड जंतु में विखंडों पर जोड़ीदार उपांग होते हैं और ये विभिन्न कार्यों के लिए रूपांतरित होते हैं, जैसे चलने के लिए, पोषण के लिए मुखांग तथा संवेदनाओं के लिए एंटनी। इससे इनको लाभ मिल जाता है। और अगला आता है नोटोकार्ड या पृष्ठरज्जु। इसके आधार पर भी प्राणियों को बांटा गया है। नोटोकार्ड
महत्वपूर्ण पार्ट है जिसके आधार पर इन प्राणियों को डिवाइड किया गया है। शलाका रूपी पृष्ठरज्जु या नोटोकार्ड मध्य त्वचा से उत्पन्न होती है, जो भ्रूणी परिवर्धन एवं विकास के समय पृष्ठ सतह में बनती है। पृष्ठरज्जु युक्त प्राणियों को रज्जुकी या कार्डेट्स कहते हैं और पृष्ठरज्जु रहित प्राणी को अरज्जुकी या नॉन कार्डेट्स कहते हैं। अर्थात नोटोकार्ड के आधार पर प्राणियों को कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स में डिवाइड किया गया है। जितने भी फाइलम अभी आपको हमने बताए हैं उनमें सभी में नोटोकार्ड नहीं होता है, इसलिए उन्हें हम नॉन कार्डेट्स के नाम से जानते हैं। अब एक बहुत महत्वपूर्ण प्राणियों के वर्गीकरण को दर्शाया गया है। जब आपने वर्गीकरण करने का आधार समझ लिया तो मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणियों को हम इस तरह से विस्तृत रूप से बांट सकते हैं। इस डायग्राम, इस क्लासिफिकेशन को आप सभी को याद रहना चाहिए और इसे अपनी नोट कॉपी में अवश्य बना लेना चाहिए। मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण आपको दर्शाया गया है, जिसमें आप देख सकते हैं एनिमल किंगडम, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, सिमेट्री, सीलोम और लास्ट में फाइलम। कौन कौन से फाइलम किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। सबसे पहले बात करते हैं एनिमल किंगडम में कोशिकीय स्तर। कोशिकीय स्तर में आप देखिएगा केवल फाइलम में पोरीफेरा रखा गया है। दूसरा आता है कोशिकीय स्तर के बाद ऊतक स्तर, अंग तंत्र के स्तर का संगठन। तो इसमें दो तरह की सिमेट्री है, एक रेडियल या अरीय सिमेट्री और दूसरा है द्विपार्श्व या बाइलेटरल, जिसको हम आपको भी बता चुके हैं। रेडियल सिमेट्री के अंतर्गत फाइलम निडेरिया या सिलेंटेटा आता है और दूसरा फाइलम टीनोफोरा आता है। इनके प्राणी अरीय संवित वाले होते हैं, रेडियल सिमेट्री वाले होते हैं। और बाइलेटरल सिमेट्री में आप देखिएगा तीन तरह के सीलोम के आधार पर अगुही या एसिलोमेट, सीडोसिलोमेट या कूटगुही और सिलोमेट या प्रगुही, तीन तरह से इनके सीलोम को बांटा गया है, जिनमें बाइलेटरल सिमेट्री है, द्विपार्श्व संवित है। एसिलोमेट में प्लेटीहेल्मिन्थीज, सीडोसिलोमेट में एस्केल्मिन्थीज और सिलोमेट में एस्केल्मिन्थीज के बाद सभी फाइलम, जिनका अभी 11 फाइलम का जिक्र किया है, वो सभी आते हैं। एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा। कार्डेटा के प्राणी रज्जुकी होते हैं और हेमिकार्डेटा के प्राणी अर्धरज्जुकी होते हैं, इसीलिए इसको हेमिकार्डेटा के नाम से जाना जाता है। तो मौलिक लक्षणों के आधार पर प्राणी जगत का विस्तृत वर्गीकरण इस चार्ट के माध्यम से आपने भली भांति समझ लिया होगा। ये चार्ट बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे आप अपनी नोट कॉपी में स्पष्ट रूप से समझ करके बना लीजिएगा। किस तरह से ये बनेगा, एनिमैलिया या बहुकोशिकीय प्राणी किस तरह से वर्गीकृत किए गए हैं, ये इस चार्ट के माध्यम से स्पष्ट है। जो अगला चार्ट आपकी स्क्रीन पर है, इसको प्राणी जगत के विभिन्न संघों के प्रमुख लक्षणों को दर्शाने का प्रयास किया गया है। जिन फाइलम का हमने जिक्र किया है वो सारे फाइलम इस चार्ट में स्पष्ट रूप से दर्शाए गए हैं। जैसे पोरीफेरा, सिलेंटेटा या निडेरिया, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, एस्केल्मिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकार्डेटा और कार्डेटा, ये आप स्पष्ट रूप से सारे फाइलम्स देख रहे हैं। किस तरह से इस फाइलम में एक एक फाइलम के बारे में, उनका संगठन स्तर कैसा है, उनकी संवित कैसी है, यानी सिमेट्री कैसी है, प्रगुहा की क्या स्थिति है, खंडी भवन या सेगमेंटेशन कैसा है, पाचन तंत्र में किस प्रकार की व्यवस्था है, परिसंचरण तंत्र कैसा है, श्वसन तंत्र कैसा है और उस फाइलम का विशेष लक्षण क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम फाइलम पोरीफेरा, जो कि आप पहला देख रहे हैं,
इसमें आपने पीछे पढ़ा भी है कि इनके संगठन का स्तर कोशिका प्रकार का होता है। संवित अनेक प्रकार की हो सकती है। प्रगुहा की स्थिति पर देखा जाए तो आगुही होते हैं, एसिलोमेट होते हैं। खंडी भवन इनमें नहीं होता, सेगमेंटेशन नहीं होता। पाचन तंत्र अनुपस्थित होता है। परिसंचरण तंत्र अनुपस्थित होता है। श्वसन तंत्र अनुपस्थित होता है। और जो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है, शरीर में छिद्र तथा नाल तंत्र या कैनाल सिस्टम पाया जाता है। पोरीफेरा का अर्थ ही हुआ पोरीफेरा, पोर्स मीन्स होता है छिद्र और फेरा वन होता है धारण करने वाले, अर्थात फाइलम पोरीफेरा के अंतर्गत ऐसे प्राणियों को रखा गया है जिनके शरीर में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, इसलिए पोरीफेरा का नाम दिया गया है। इसी प्रकार से अन्य सभी फाइलम के बारे में सारे लक्षणों को एक टेबल के माध्यम से समझाने का प्रयास किया गया है। वैसे आगे चलकर हम एक एक फाइलम के विस्तृत लक्षणों को समझाएंगे और उस फाइलम में आने वाले प्रमुख उदाहरणों के बारे में बात करेंगे। लेकिन ये चार्ट एक समरी चार्ट है जिसके आधार पर आप समस्त 11 फाइलम के बारे में एक संक्षिप्त जानकारी हासिल कर सकते हैं। इस तरह से ये आज हमने बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से प्राणियों के वर्गीकरण के मुख्य आधार क्या है और उनके आधार पर प्राणियों को किस प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। इसी के साथ अब हम अगले वीडियो के माध्यम से एक एक फाइलम के प्रमुख लक्षण, उनके उदाहरणों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना पर्याप्त है। आशा है आपने हमारी बताई गई बातों को ध्यान से सुना होगा, समझा होगा और इसे आप अपनी नोट्स कॉपी में अवश्य लिख लीजिएगा। अंत में यह भी कहना चाहूँगा, वीडियो देखने के बाद आप इस वीडियो से संबंधित अपने विचार कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से अवश्य प्रेषित करिएगा, जिससे हमें इस बात का पता चले कि आपने वीडियो को देखा है, सुना है और समझा है। बहुत बहुत धन्यवाद।